नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ राजश्री। और आज देश की बात की हम शुरुआत करेंगे पाकिस्तान की गोलीबारी में फंसे 100 से ज्यादा स्कूली बच्चों को कैसे हमारी बहादुर सेना ने बचाया है, इस बात के साथ। और क्यों पाकिस्तान अब बहुत ही नीचे स्तर पर जाकर हरकतें कर रहा है। आज पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर में नौशेरा क्षेत्र में स्कूल को निशाना बनाया और इसमें बमबारी की, गोलीबारी की यहाँ पर, और इस वजह से यहाँ पर लगभग 150 बच्चे फंस गए। हालांकि सेना ने बहादुरी और सूझबूझ के साथ काम किया और इन बच्चों को बचा लिया गया है। पाकिस्तान के इन साजिशों का खुलासा आप देखेंगे देश की बात में। दूसरी तरफ पीओके के ओसामा को इलाज करवाने के लिए बगैर कागजात वीजा देने की भारत की पेशकश की भी हम बात करेंगे। और एक तरफ 100 बच्चों को मुश्किल में डालने की गैर इंसानी तरीका, तो दूसरी तरफ बीमार बच्चे के इलाज के लिए बगैर औपचारिकता वीजा देने की मानवता। कौन सही है कौन गलत, ये हम आपको खबरों के द्वारा समझा देंगे। वहीं दूसरे मोर्चे पर चीन के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर डोकलाम में डटे हुए हैं 350 भारतीय जवान। और उधर चीन ने फिर से सब्र टूटने की धमकी दी है और गंभीर हो रहे हालात के संकेत दिए हैं। किस तरह से इसे लिया जाए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। उधर सिक्किम के साथ दार्जिलिंग में भी पृथकतावादी आंदोलनों को हवा देने की चीनी साजिश से भी हम पर्दा उठाएंगे आज देश की बात में। और देश के भीतर संसद के सत्र का दूसरा दिन कैसा रहा, कौन से हंगामे आज संसद को देखने पड़े, ये हम आपको भी दिखाएंगे। उधर सहारनपुर हिंसा पर नहीं बोलने देने से नाराज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा, तो लोकसभा में गोरक्षा के नाम पर हिंसा और किसानों की दुर्दशा की चर्चा कराने पर अड़ा विपक्ष। इन सभी के पीछे की राजनीति हम समझने की कोशिश करेंगे। मायावती के इस्तीफे के मायने क्या हैं, क्या मायावती के इस्तीफे के पीछे भी मायावती की खास राजनीति है, यही हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने स्मृति ईरानी को लौटाया है उनका सम्मान, सूचना प्रसारण मंत्रालय देकर बढ़ाया फिर से मंत्रिमंडल में कद। और कैसे अब तक विश्वास पात्र रही प्रधानमंत्री की स्मृति ईरानी एक बार फिर से बेहद करीबी बनकर उभरी हैं और उनके हाथों में जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, ये हम आपको दिखाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए भरा है वेंकैया नायडू और गोपाल कृष्ण गांधी, दोनों ने ही नामांकन। और इस मौके पर कैसे नायडू भावुक हो गए और क्या क्या कहा है उनको, कैसे पुराने दिनों को उन्होंने याद किया है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। उधर बिहार में महागठबंधन पर बढ़ रहे तनाव की भी बात करेंगे और इस तनाव के बीच जो घटना श्रृंखला बदली है उसकी भी बात करेंगे। यूपी में खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत बिल्कुल सच हो गई है। खासकर विधानसभा में मिला पाउडर विस्फोटक नहीं निकला, लेकिन इससे प्रदेश की राजनीति में जरूर विस्फोट हो गया है। उधर दलित राष्ट्रपति बनाने का दावा करने वाली बीजेपी के राज में एक दलित युगल को प्रेम करने की जो क्रूर यातना और साथ ही जिस तरह से उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, दिल दहला देने वाली बर्बरता की तस्वीरें महाराजगंज से हमारे तक पहुंची हैं, उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे। और ये महज सरकार की बात नहीं है, बल्कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का भी आईना है। हम क्या हो गए हैं, कैसे हम अमानवीय होते जा रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कर्नाटक की भी बात करेंगे, जहां अपने राज्य का अलग झंडा मांगा है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने। ऐसा क्यों किया है, क्या राजनीति है इसके पीछे, ये भी दिखाएंगे आपको। और राष्ट्रीय ध्वज कोड के खिलाफ है हालांकि ये मामला, लेकिन इसके पीछे की सियासत जिसका चेहरा बदल रहा है, ये समझना जरूरी है। सियासत के इसी बदलते चेहरे के साथ बात करेंगे सिविल सेवा में निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स लाने की नई कोशिश पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। क्या बड़े बड़े कॉरपोरेट अपने कारिंदों की मदद से खुद तय कर लेंगे सरकारी नीतियां? कहीं इस कोशिश में सत्ता को केंद्रीकृत करने का इरादा तो नहीं है? पिछले दरवाजे से प्रेसिडेंट सिस्टम लाने की कोशिश तो नहीं है? या फिर ये सरकार की एक ऐसी पहल है जिससे पूरा सिस्टम बदल जाएगा और काम तेजी से होगा? दोनों ही पक्षों को देखने, सुनने, समझने, तौलने की कोशिश करेंगे आज हम सुनिए सरकार में। दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार मंत्रिमंडल के में फेरबदल की तैयारियां कर रही है। इस फेरबदल से केजरीवाल पर कितना फर्क पड़ेगा ये देखना होगा।
जीएसटी से भले ही भला हो पूरे देश का, लेकिन खेल और खिलाड़ियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, बहुत हद तक बुरा असर पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि खेल मंत्रालय ने सरकार से एक गुहार लगाई है। ये गुहार क्या है, ये भी आपके सामने होगा। न्याय के क्षेत्र में हम खबरें देखेंगे। आधार को लिंक करने से कहीं निजता के अधिकार के उल्लंघन पर विचार के लिए बनी बड़ी बेंच, और ये बेंच किस तरह से इस पूरे मामले को लेगी, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उधर उद्योगपति विजय माल्या को लाने के लिए लंदन पहुंच गई है ईडी टीम। कितना सफलता इसे मिलेगी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात आज के इतिहास की भी होगी और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की हम आज चर्चा करेंगे। जी हां, राजेश खन्ना को आज श्रद्धांजलि देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। नियंत्रण रेखा पर नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए, जिसके चलते इलाके के 9 स्कूलों में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चे फंस गए। भारतीय सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए फंसे हुए बच्चों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां भेजकर निकाला। ये बच्चे एलओसी के नजदीक कदाली के सरकारी स्कूल से बचाए गए हैं। वैसे पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन अब रोज की बात हो गई है, लेकिन कायरतापूर्ण हरकत करते हुए पाकिस्तानी सैनिक अब आम आदमी, यहां तक कि बच्चों के स्कूलों को भी निशाना बना रही है। कश्मीर के नौशेरा सेक्टर के भिवानी में एक सरकारी स्कूल में पाकिस्तान की ओर से की जा रही फायरिंग में करीब 50 स्कूली बच्चे फंस गए, जिन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियों से सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे जा रहे थे और फायरिंग शुरू की गई, तब ये बच्चे स्कूल में मौजूद थे, जिसके बाद एहतियातन स्कूल स्टाफ ने बच्चों को स्कूल में रोक लिया और फिर बाद में बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल कर इन्हें मौके पर से सुरक्षित निकाला गया। बहुत चल रही है क्योंकि हमारे स्कूल भी बंद है, हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे पेपर भी आ रहे, तो हम क्या करेंगे? अगर ये गोलाबारी होती रही तो हमारा नुकसान होगा। हमारे जो 80% बच्चे हैं वो बॉर्डर बेल्ट से ही आते हैं, क्योंकि ये जो समर वेकेशन हुई थी इनसे पहले भी यही हालात बने थे और हमारी ये बॉर्डर बेल्ट के स्कूल 4 जून के जल्दी बंद हो गए थे। अब भी स्कूल खुलने पर ये जो सिचुएशन बनी है, इससे बच्चों का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जम्मू के पुंछ सेक्टर के बालाकोट और साबजिया इलाके में पाकिस्तान की ओर से आज सुबह 4:30 बजे से ही फायरिंग कर दी गई। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत की अग्रिम चौकियों पर फायरिंग करते हुए पाकिस्तान आधुनिक हथियारों और मोर्टार का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं भारतीय सेना पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सोमवार को दोनों देशों में डीजीएमओ स्तर पर हुई बातचीत के दौरान भारत ने साफ किया कि नियंत्रण रेखा पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए भारत प्रतिबद्ध है, लेकिन सीज फायर उल्लंघन पर जवाबी कार्रवाई का अधिकार पूरी तरह भारतीय सेना के पास सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं, जहां उन्होंने पीओके के ओसामा को इलाज के लिए भारतीय वीजा देने की बात कहकर मानवता का उदाहरण दिया है। वहीं पीओके का होने के नाते उसे भारतीय वीजा के लिए दूसरे जरूरी कागजात देने से मना किया है। सुषमा ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, और ऐसे में पाकिस्तान के किसी सामान्य नागरिक के लिए वहां के पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज के खत की जरूरत फिलहाल ओसामा को नहीं है। इसलिए वो सीधे आ सकते हैं भारत और अपना इलाज करा सकते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि पीओके के रावलकोट के रहने वाली ट्यूमर की बीमारी से पीड़ित ओसामा को भारत में इलाज के लिए सरकार वीजा देगी, और इसके लिए ओसामा को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज के खत की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट में कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। हम ओसामा को वीजा देंगे और इसके लिए अजीज के खत की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक ओसामा के परिवार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अपील की थी। इसके लिए उन्हें सरताज अजीज के खत की जरूरत थी, जो उन्होंने नहीं दिया। दिल्ली के साकेत का एक प्राइवेट अस्पताल ओसामा के इलाज के लिए तैयार है। इस अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि ओसामा का लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा।
ओसामा के पिता जावेद नाज खान वकील हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट के कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने बताया कि भारत में इलाज करवाने का खर्चा कम है, जबकि यूरोप या दूसरी किसी जगह बहुत ज्यादा है। इसी वजह से वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं। उन्होंने फोन पर रोते हुए कहा कि वो ऐसे अभागे पिता हैं जो अपने बेटे का सही इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सुषमा स्वराज कुलभूषण जाधव के मामले में सरताज अजीज पर भड़क गई थी। दरअसल सुषमा स्वराज ने जाधव की मां के वीजा के लिए अर्जी भेजी थी, लेकिन अजीज ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर बॉर्डर पर चल रहे भारत और चीन के बीच के तनाव का असर दोनों देशों के संबंधों पर दिख रहा है। दोनों देशों की ओर से बयानबाजी भी हो रही है, तो वहीं सेना के स्तर पर टकराव लगातार बढ़ रहा है। चीन ने फिर कहा है कि उसकी सेना धीरज के साथ डोकलाम में डटी हुई है, लेकिन सेना बहुत ज्यादा वक्त तक अपना धीरज नहीं रखेगी। चीन ने बीजिंग में प्रमुख देशों के राजदूत को बुलाकर उन्हें ये जानकारी दी है। पिछले लगभग 1 महीने से भारत के 350 से अधिक जवान एक मानव श्रृंखला बनाकर चीन के सैनिकों का सामना कर रहे हैं। भूटान बॉर्डर पर भी भारतीय सेना डटी हुई है। सेना के पास हथियार भी हैं, लेकिन झुके हुए हैं। वहीं ताज़ा खबरों के मुताबिक सीमा पार कुछ किलोमीटर पीछे हथियारों से लैस 3000 चीनी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। मामले को लेकर NSA अजित डोभाल ने PM मोदी से बात की और उन्हें आज इस पूरे मामले की पूरी जानकारी दी। उधर सरकार ने भी स्थायी समिति को चीन और भारत के बीच की स्थिति की जानकारी रखी। सीमा पर 6 जून से शुरू हुए भारत चीन टकराव के बाद से ही नई दिल्ली और बीजिंग में बातचीत जारी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर नजारा बिल्कुल अलग है। बॉर्डर पर तो दोनों देशों के कुछ ही सैनिक आमने सामने हैं, लेकिन भारतीय सेना ने जो ड्रोन से देखा है उससे साफ दिखता है कि कुछ ही दूरी पर चीन ने लगभग 3000 से ज्यादा सैनिक खड़े किए हुए हैं, जो कि हथियारों के साथ तैयार हैं। वहीं भारत ने भी इसके जवाब में पुख्ता तैयारी की है और अपने सैनिक भी खड़े किए हैं। नाथू दर्रे से 15 किलोमीटर की दूरी पर दोनों सेनाएं 500 मीटर पर जमी हुई हैं। Currently, there is a standoff between China and India in Doklam, and the Chinese troops cannot wait there indefinitely. This is the word that has been used. Now, that has many connotations. If your troops will not wait there indefinitely, what is the next step? Is it possible that India and China may actually enter into a skirmish, a military skirmish? If that happens, the sanctity of that protocol would be breached, and I think that would be indeed a very, very serious. चीन लगातार डोकलाम इलाके में अपनी नजर बनाए हुए है। अगर चीन इस इलाके में अपनी पैठ मजबूत कर लेता है तो ये भारत के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। भारत का अपने नॉर्थ ईस्ट इलाके में पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इसका ही असर है कि सिक्किम के बाद अब पश्चिम बंगाल ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि चीन उनके इलाके में दखल दे रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर सिक्किम पर चीन का कब्जा होता है तो दार्जिलिंग और चीन में न के बराबर ही अंतर होगा, जो कि खतरे की घंटी है। ममता ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन की गतिविधियां बढ़ने की बात कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मसले पर राजनाथ से टेलीफोन पर भी बातचीत की है। राज्य सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक ममता ने अपने पत्र में दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहे हिंसक आंदोलन के पीछे चीन की अति सक्रियता बताया है। सोमवार को ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की पूर्वोत्तर सीमाओं में व्याप्त अशांति और दार्जिलिंग में जारी हिंसक आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि इसे चीन की शह मिल रही है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कश्मीर में तनाव और हिंसा के लिए चीन को जिम्मेदार बताया था। उधर चीन की मीडिया ने साफ तौर पर धमकी भरे शब्द में लिखा है कि चीन किसी भी तरीके के टकराव के लिए तैयार है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की माने तो डोकलाम के मुद्दे पर चीन युद्ध में जाने से भी पीछे नहीं हटेगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत को इस टकराव का नतीजा भुगतना पड़ सकता है। भूटान के डोकलाम में जवानों का चीनी सेना के सामने अड़कर खड़े होना भारतीय सेना की बहादुरी है, लेकिन चीन के मंसूबों को समझकर वक्त पर रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और चीन के बीच काफ़ी तनातनी चल रही है, लेकिन सरकार इसे हर तरह से सुलझाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि स्थायी चीन पर बनी स्थायी समिति के सामने आज सरकार ने भारत का पक्ष रखा, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। उधर देश की राजनीति की यदि बात करें तो BSP अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। जब इस्तीफा देने वो राज्यसभा के उपसभापति के दफ्तर पहुंची तो उनके पीछे राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला भी पहुंच गए। उनकी अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद
सतीश चंद्र मिश्रा भी मायावती के पीछे दफ्तर पहुंचे। बताया जा रहा है कि सभी सांसदों ने मायावती को इस्तीफा देने से रोका, मगर वो नहीं मानी और अपनी सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज सुबह राज्यसभा में मायावती ने सहारनपुर हिंसा का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, उन प्रदेशों में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस बीच टोके जाने पर मायावती उपसभापति पर नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है तो मेरा इस सभा में रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं जा रही हूं। कांग्रेस ने भी मायावती का साथ देते हुए सदन से वॉकआउट किया। शाम होते होते मायावती ने अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को सौंप दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन ही मायावती ने सरकार पर जमकर हमला बोला। दलित नेता को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का श्रेय लेने वाले बीजेपी को मायावती ने खोल पर निशाने पर लिया। उन्होंने गुजरात के ऊना में और यूपी के सहारनपुर में हुए दलित अत्याचार पर गहरी नाराजगी जाहिर की। कहना चाहती हूँ In 267, you can only ask for a discussion. That is already asked. So it is over. You cannot make a speech here. No. बुलाना भी आता। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? हाँ? मुझे बोलने नहीं दोगे? आगे राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many names. बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। मायावती ने दलितों पर अत्याचार की घटनाओं के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस पर बीजेपी सांसद हत्थे से उखड़ गए और मायावती को बोलते बोलते रुकना पड़ा। वो उप सभापति पीजे कुरियन पर भड़क उठी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दलितों से जुड़े मुद्दे उठाने ही नहीं दिए गए तो वो आज ही राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे। देश और जनहित के मुद्दों पर अपनी पूरी बात नहीं रख सकती। खास तौर से जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, अपने वीकर सेक्शन के हितों की मैं अपनी बात नहीं रख सकती, दलितों के, आदिवासियों के हितों की बात नहीं रख सकती, तो मुझे इस हाउस में अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल मायावती ने सहारनपुर और गुजरात के ऊना में दलित उत्पीड़न की बात उठाई। उन्हें इस बात पर भी नाराजगी है कि अनुमति दिए जाने के बावजूद उन्हें शब्बीरपुर हेलीकॉप्टर से जाने की इजाजत नहीं दी गई और पीड़ितों से मिलने के लिए भी प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ी। बहरहाल मायावती के गरमाने और इस्तीफा देने की धमकी को उनकी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल मायावती दोनों बड़ी पार्टियों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए दलित कार्ड खेलने को लेकर भी चिंतित हैं। वहीं रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने से बीएसपी के दलित वोट बैंक में सेंध लगना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं यूपी विधानसभा में महज 19 सीटों में सिमटी और बीजेपी ने कुल 403 में से 325 सीटों पर जीत दलितों की मदद से ही हासिल की। ऐसे में मायावती राज्यसभा से इस्तीफा देकर अब दलितों के बीच अपनी साख को मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि अगले साल उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उनका राज्यसभा सदस्य बनना पार्टी का संख्या बल कम होने की वजह से मुश्किल माना जा रहा है। और इसीलिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजने की पेशकश की। लेकिन लगता है कि मायावती बीएसपी के खिसक चुके जनाधार को अगले आम चुनाव से पहले वापस पाने के लिए पार्टी की जमीनी पकड़ बढ़ाने के लिए ज्यादा वक्त देना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। इस बीच ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या मायावती का इस्तीफा वाकई मंजूर हो जाएगा। ये सवाल दरअसल इसलिए भी है क्योंकि संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए जो नियम है, मायावती ने उनका पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है। नियम ये है कि संसद के दोनों सदनों का कोई भी सदस्य जब अपनी सदस्यता से इस्तीफा देता है तो महज एक पंक्ति में लिखकर संबद्ध चेयरमैन या स्पीकर को यह इस्तीफा सौंपना होता है। जबकि मायावती ने जो इस्तीफा राज्यसभा चेयरमैन के ऑफिस जाकर सौंपा वो 3 पन्नों का है, जिसमें पूरा कारण बताया गया है। नियम के मुताबिक इस्तीफे के साथ नहीं कोई कारण बताया जाता है, नहीं उस पर कोई सफाई दी जाती है। यानी कोई भी संसद सदस्य इस्तीफा देते वक्त इस्तीफा देने का कारण त्यागपत्र में नहीं लिख सकता। सिद्धू का इस्तीफा भी इसी आधार पर नामंजूर किया गया था। आपको याद होगा कि रोड रेज की घटना में दोषी पाए जाने के बाद 2006 में तत्कालीन लोकसभा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया था, मगर सिद्धू का इस्तीफा तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने नामंजूर कर दिया था, क्योंकि सिद्धू ने इसमें पूरा कारण बताया था। जिसके बाद सिद्धू ने दोबारा बिना कोई कारण बताए अपना त्यागपत्र स्पीकर को दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया था। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा भी हाल ही में यानी कि 2016 में नामंजूर हुआ था। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर निर्माण कार्य जारी रखने का फैसला दिया था और इस फैसले से नाराज होकर
तत्कालीन कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह लोकसभा स्पीकर को अपने इस्तीफा उन्होंने भेजा था। कैप्टन अमरिंदर ने अपने इस्तीफे में साफ तौर पर कारण की व्याख्या की थी, जिसके उपयुक्त न मानते हुए मंजूर इसे नहीं किया गया था। और शायद इन्हीं वजहों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि मायावती ने जिस तरह से 3 पन्ने का अपना इस्तीफा सौंपा है वो भी नामंजूर हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मायावती एक बड़ा दलित कार्ड खेलने के मूड में हैं और अगले साल जबकि उनकी सदस्यता भी समाप्त हो रही है और उसको लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में सबसे मुफीद वक्त मायावती ने चुना है। मायावती की राजनीति चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोकसभा में भी विपक्ष ने आज सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए। किसानों के मुद्दे पर बहस कराने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर भी चर्चा कराने को लेकर सदन में नारेबाजी करते विपक्ष दिखा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, लेकिन दोबारा 11 बजे शुरुआत होने पर विपक्ष अपनी मांग पर फिर अड़ गया, जिसकी वजह से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। और इसी हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। वेंकैया नायडू के सूचना प्रसारण मंत्रालय छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया है और उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। स्मृति ईरानी के पास अभी कपड़ा मंत्रालय है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को शहरी विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इस फेरबदल से मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से स्मृति ईरानी का कद बढ़ गया है और अब सबको एक बार फिर से इस बात का विश्वास हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी मंत्री स्मृति ईरानी पर विशेष विश्वास करते हैं और बखूबी वो इस काम को निभा पाएंगी। वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद उनके मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया गया है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को अब केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को शहरी विकास मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फेरबदल की जानकारी दी है। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्री बनाया था। इसके बाद ईरानी की शिक्षा और डिग्री को लेकर काफी विवाद हुआ। हालांकि सरकार ने उन्हें पद पर बनाए रखा था। पिछले साल केंद्र सरकार की एक सर्वे रिपोर्ट में मानव संसाधन मंत्रालय के कामकाज को सबसे कम मार्क्स मिले थे। पिछले साल जुलाई में कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करते हुए स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया था और उनकी जगह प्रकाश जावड़ेकर को मानव संसाधन मंत्री बनाया गया। अब स्मृति को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रूप में एक बड़ा मंत्रालय दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उधर उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू और यूपीए के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने नामांकन दाखिल किए हैं। वेंकैया के साथ पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज समेत बीजेपी के कई बड़े नेता आज मौके पर मौजूद रहे। जबकि गोपाल कृष्ण गांधी के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सहित कई नेता उनका साथ देते नजर आए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के बाद अब नए उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए मैदान सज चुका है। चुनावी मैदान में एनडीए के बीजेपी नेता वेंकैया नायडू और विपक्ष के उम्मीदवार महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी आमने सामने हैं। दोनों उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। सुबह पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने पर्चा भरा। वेंकैया के प्रति समर्थन जुटाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पर्चा दाखिल करने के बाद वेंकैया नायडू भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी से जुड़ी भावनाओं को पीछे छोड़ना उनके लिए काफी पीड़ादायक है। The support given to me by the people, by the Bharatiya Janata Party, and held various responsibilities, various levels, and I used to enjoy working among the people, working for the party. I lost my mother at a very young age. I want to put it on record, of 1 year, 6 months. Then I treated my party as my mother, and they have really brought me up to this level.
यूपीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने भी आज अपना नामांकन भर दिया। नामांकन भरने के दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व सीएम मनमोहन सिंह, जेडीयू की ओर से शरद यादव, लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी समेत कई नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 18 विपक्ष दलों ने मुझे निमंत्रित किया। मैं उनका आभारी हूँ। नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव 5 अगस्त को होगा। उसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी। मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन को लेकर सस्पेंस कायम है। जेडीयू और आरजेडी के बीच आई दरार के मद्देनजर राज्य कैबिनेट की आज हुई बैठक बिना किसी बड़े धमाके के खत्म हो गई। फिलहाल जेडीयू ने गठबंधन में बने रहने के लिए लालू प्रसाद यादव के फॉर्मूले को नकार दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं दिख रहे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जेडीयू के तरफ से भी एक गंभीर चुप्पी बनाई गई है। उधर आरजेडी ने पूरे मामले में नया पैंतरा खेला है, जिससे बीच बचाव कर रही कांग्रेस भी नाराज हो सकती है। लेकिन आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तब न तो जेडीयू ने कोई टिप्पणी की है और न ही तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की और पूरी कैबिनेट की बैठक को अटेंड करने के बाद वो सीधे घर को चले गए। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच खींचतान और तनातनी के बीच राजधानी पटना में आज शाम कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी और उनके भाई और मंत्री तेज प्रताप यादव ने भाग लिया। उधर तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर लालू और नीतीश कुमार दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस की मध्यस्थता भी बेअसर दिख रही है। मामले में बीच बचाव कर रही कांग्रेस पर ही अब आरजेडी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो इस लड़ाई में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को घसीट लाया गया है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव की तुलना वीरभद्र पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से की है और पूछा है कि जब वीरभद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं तो तेजस्वी इस्तीफा क्यों दे। सूत्र बताते हैं कि लालू तेजस्वी के इस्तीफे के बाद आरजेडी के सभी मंत्री का इस्तीफा दिलाने और सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन नीतीश इस पर राजी नहीं है। नीतीश चाहते हैं कि सिर्फ तेजस्वी इस्तीफा दे। हालांकि नीतीश ने खुद कभी तेजस्वी से इस्तीफा मांगा नहीं है। मुझे लगता है बार बार बयानबाजी के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज के बीच इस पर एक ऐसी स्थिति अब बन गई है कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप राष्ट्रीय जनता दल को निर्णय लेना चाहिए और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो जन भावनाओं का सम्मान करें। देश में दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है ये मेरा विषय नहीं है। आरोप अगर गंभीर किस्म के लगे हैं तो लोगों ने राजनीतिक निर्णय लिया है। हठ धर्म से गठबंधन धर्म नहीं चलता है, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। 2 हफ्ता बीतने को है, 12 दिन हो गया, लेकिन अभी तक केवल दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी हो रही है और लोगों का धैर्य का बांध टूट रहा है। अगले 2-3 दिनों में नीतीश कुमार को अपने स्टैंड पर कायम रहते हुए तेजस्वी यादव को बर्खास्त कर देना। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी को एक निर्णय लेना पड़ेगा और मुझे लगता है कि वह वक्त आ गया है नीतीश कुमार जी को निर्णय लेने का। लेकिन इस संकट के सबसे बड़े नायक है लालू यादव। इस महागठबंधन को यदि कोई बचा सकता था तो लालू यादव थे, जो हठधर्मी से हटते, जिद से हटते और सिर्फ अपने परिवार से यदि वो हट गए होते और आगे बढ़ते तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इस बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को लेकर नया खुलासा किया। सुशील मोदी ने तेजस्वी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव 26 साल में 26 संपत्तियों के मालिक बन गए हैं। इन 26 संपत्तियों में 13 संपत्तियां उनकी दाढ़ी मूछ आने से पहले की और 13 संपत्तियां दाढ़ी मूछ आने के बाद की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। जिस सूबे में विधान भवन ही सुरक्षित ना हो, उस सूबे में आम जनता का सुरक्षित होना स्वाभाविक तौर पर बड़ा सवाल हो जाता है। जब माननीयों की जान खतरे में पड़ने का अंदेशा हो तो फिर आम जनता का पूरा हाल लेने वाला आखिर कौन हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सूबे के 403 विधायक तलाश करने को मजबूर हैं। लेकिन विधान भवन की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठने लगे हैं, उस सवाल के पीछे भी ढेरों सवाल हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। 12 जुलाई को विधान भवन के मंडप में तलाशी के दौरान 150 ग्राम संदिग्ध पाउडर मिलता है, जिसको तुरंत ही लखनऊ के फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। और जो रिपोर्ट आती है वो किसी सुनामी से कम नहीं होती, क्योंकि वो था एक विस्फोटक पदार्थ
जिसके बाद सीएम आदित्यनाथ योगी सदन में जो बयान देते हैं उससे पूरे देश का सख्ते में आ जाना स्वाभाविक होता है। यह एक खतरनाक आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा है। इस प्रकरण की पूरे उसकी जांच एनआईए से जरूर हो। एनआईए जैसी संस्था को इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन 5 दिन बाद ही इस मामले में दूसरा और उससे भी बड़ा खुलासा होता है। आगरा की फॉरेंसिक लैब को सदन में पाए गए पाउडर में विस्फोटक पदार्थ नहीं मिलता, लेकिन कुछ ही देर के बाद सरकार इस रिपोर्ट को ये कहकर खारिज कर देती है कि आगरा लैब को सैंपल भेजा ही नहीं गया। क्या सरकार, क्या विपक्ष, क्या अधिकारी, कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं। लेकिन 14 जुलाई को पूरे सदन ने एक मत होकर इसकी निंदा की थी और विधानसभा की सुरक्षा और मजबूत करने की बात भी कही गई थी। तो वहीं सपा के विधानमंडल दल के सचेतक और विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार जल्दबाजी में सच को गुमराह कर रही है। तो कांग्रेस विधायक अजय कुमार ने इतनी बड़ी लापरवाही पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। और सरकार का वक्तव्य विधानसभा में आया है, माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया है, तो निश्चित तौर पर यह गलत बात है। ये सदन को भ्रामक करने की बात है और कहीं न कहीं से चूंकि वो विपक्ष की सीट के नीचे मिला। जहां तक मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति अपने मरने का सामान खुद नहीं लाएगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इस तरह के विस्फोटक चीज का निकलना ये काफी गंभीर विषय था। सदन के सदस्यों के और उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ की जनता के प्रतिनिधियों के सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। सवाल अनेक हैं, शायद जवाब एक भी नहीं या फिर कोई देना नहीं चाहता। जब 150 ग्राम पाउडर सीट के कुशन से सफाई कर्मचारी ढूंढ निकालने में सक्षम थे, तो फिर अगले ही दिन उसी सदन में कुछ अन्य सीटों से पान मसाले के रैपर कैसे बरामद हो जाते हैं? क्या बेहतर नहीं होता कि उस पाउडर का विस्फोटक होने के प्रमाण को और पुख्ता कर लिया जाता, या फिर सदन की सुरक्षा को और बेहतर करने के लिए सदन में ही सभी की अनुमति ले ली गई होती तो शायद बेहतर होता। अनामिका सिंह के साथ खुर्रम निजामी, एपीएन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से खबर है। राज्य की खस्ता हाल कानून व्यवस्था की एक और बानगी महाराजगंज के कुल्हई थाना क्षेत्र में देखने को मिली है, जहां दबंगों ने एक प्रेमी युगल को ऐसी सजा दी जो साफ दिखाता है कि अपराधियों के बीच पुलिस का अब कोई डर नहीं रह गया है। महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गुलहरिया में एक दलित प्रेमी युगल को मोहब्बत करने के दबंगों ने कुछ ऐसी सजा दी कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। पहले तो गांव के दबंगों ने प्रेमी जोड़े को जमकर पीटा और फिर युवती के साथ बलात्कार किया। दबंगों को शायद कानून का भी कोई डर नहीं, लिहाजा अपनी समानवीय हरकत का उन लोगों ने वीडियो भी बना डाला। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पापियों के चेहरे बेनकाब हो गए और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये एक सूचना मिली है थाना कोल्हुई क्षेत्र में किसी लड़की का कोई आपत्तिजनक वीडियो किसी के द्वारा बनाया गया है और उसको वायरल किया जा रहा है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है थाना कोल्हुई पर और जो उसमें 2 मुलजिम शामिल हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। आखिर ऐसा क्यों होता है कि क्राइम घटने के बाद ही पुलिस हरकत में आती है? शायद इससे ये साफ होता है कि अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है। ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी राज्य की बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ाती हैं। वहीं विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का एक और मौका देती हैं। अर्जुन कुमार मौर्य, महाराजगंज, एपीएन। उधर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपने राज्य के लिए एक अलग झंडा चाहती है। सरकार ने झंडे को डिजाइन करने के लिए 9 सदस्यों की एक कमेटी भी गठित कर दी है। कमेटी झंडे की डिजाइन के साथ ही इस झंडे की कानूनी मान्यता को लेकर एक रिपोर्ट भी देगी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपने राज्य की अलग पहचान के लिए राज्य का अलग झंडा चाहती है। झंडे का डिजाइन तैयार करने के लिए सरकार ने 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो इसे कानूनन मान्यता दिलाने का काम भी करेगी। अगर सरकार की ये योजना सफल होती है तो जम्मू और कश्मीर के बाद कर्नाटक दूसरा ऐसा राज्य होगा जिसका अपना झंडा होगा। कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां एक तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार एक राष्ट्र और एक निशान का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार का अलग झंडे की मांग करना किसी बड़े विवाद को भी जन्म दे सकता है।
कर्नाटक के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने इस फैसले को पूरी तरह से नकार दिया है। गौड़ा ने कहा है कि भारत एक देश है और देश में दो झंडे नहीं हो सकते। सरकार ने 6 जून को दिए आदेश में कन्नड़ और संस्कृति मंत्रालय के प्रमुख सचिव को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। 2012 में भी इस तरह की मांग उठी थी, लेकिन तत्कालीन बीजेपी सरकार ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि ये कदम देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। जब 2012 में ये मुद्दा राज्य की विधानसभा में उठाया गया तो उस समय के संस्कृति मंत्री गोविंद एम करजोल ने कहा था कि फ्लैग कोड हमें राज्य के लिए अलग ध्वज की इजाजत नहीं देता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। यदि राज्य का अलग झंडा होगा तो ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का महत्व भी कम करेगा। ऐसा होने पर लोगों में प्रांतवाद की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। पिछले दिनों बेंगलुरु मेट्रो में कन्नड़ और अंग्रेजी के साथ हिंदी में लिखे नाम देखकर कुछ लोगों ने राज्य पर हिंदी को थोपने का आरोप लगाया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार के इस कदम को उसी का अगला पड़ाव बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सरकार पूरी व्यवस्था बदलने वाली है, खासकर ब्यूरोक्रेसी को लेकर। लेकिन इससे पहले देखिए नेशनल टॉप 5 खबरें। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने शहीदों की विधवाओं के लिए जमीन के बदले नकद अनुदान की मांग को मंजूरी दे दी। ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी। ये नीतिगत बदलाव शहीद सैनिकों के आश्रितों के अलावा 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 के भारत पाक युद्ध के स्थायी रूप से दिव्यांग सैनिकों के अलावा 1971 के भारत पाक युद्ध के शहीदों की विधवाओं के लिए भी लागू होगा। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने आनंदपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच की राजपूत संगठनों की मांग पर सहमति दे दी है। एनकाउंटर की सीबीआई जांच और अन्य मांगों को लेकर राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता के बाद सरकार ने ये सहमति जताई। गृह मंत्री कटारिया ने बताया कि सरकार आनंदपाल एनकाउंटर मामले में दर्ज 2 एफआईआर को लेकर सीबीआई जांच की अनुशंसा करेगी। भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच को लेकर ऊहापोह की स्थिति आखिरकार खत्म हो गई है। टीम इंडिया के कोच चुने गए रवि शास्त्री के पसंदीदा भरत अरुण को आधिकारिक तौर पर गेंदबाजी कोच बनाया गया है। इसके अलावा संजय बांगर को सहायक कोच के तौर पर उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया है। बांगर के अलावा आर श्रीधर का कार्यकाल भी 2019 तक बढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन खुदरा बिक्री प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील का अधिग्रहण करने के लिए 90 से 95 करोड़ डॉलर की नई पेशकश की है। बेंगलुरु स्थित इस कंपनी ने स्नैपडील के ऑनलाइन मार्केटप्लेस और यूनिकॉमर्स को खरीदने के लिए ये राशि देने की पेशकश की है। स्नैपडील ने साल 2015 में यूनिकॉमर्स का अधिग्रहण किया था। यूनिकॉमर्स एक ई वाणिज्य प्रबंधन सॉफ्टवेयर और पूर्ण समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। मंगलवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 363 अंक की कमजोरी के साथ 31,710 के स्तर पर और निफ्टी 79 अंक की कमजोरी के साथ 9,827 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घिसट घिसट कर चलने वाली शासकीय व्यवस्था में नई जान डालने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। मोदी सरकार की नीतियों से देश में कितना बदलाव हुआ ये भले ही बहस का विषय हो, लेकिन नौकरशाही में एक खौफ जरूर दिखाई देता है। इसी कोशिश में प्रधानमंत्री कार्यालय सरकार की हर अहम गतिविधि से जुड़े फैसलों का केंद्र बन गया है। व्यवस्था बदलने के लिए अब निजी क्षेत्र में प्रोफेशनल्स लाए जाएंगे, लेकिन क्या ये व्यवस्था को बदल पाएंगे? आईएएस अफसरों की जगह अब उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के पद पर क्या काबिलियत दिखा पाएंगे? और असल में क्या होगी भर्ती के पीछे असली काबिलियत? क्या वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन देश की शासन प्रणाली में बदलाव की ओर इशारा तो नहीं करती? इसी पर है आज हमारा सुनिए सरकार। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर केंद्र सरकार में निजी क्षेत्र से उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव पद पर नियुक्ति की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने सरकार को मिडिल लेवल पर अधिकारियों की बड़ी तादाद में कमी की शिकायत के बाद ये निर्णय लिया गया है। लेकिन सरकार के इस कदम की कहीं सराहना हो रही है तो कहीं ये चिंता भी जताई जा रही है कि निजी क्षेत्र से लाए जा रहे ये अधिकारी सरकार के लिए क्या, सरकार और जनता के लिए प्रतिबद्ध होंगे? दोनों क्षेत्रों के अलग अलग हित होने से क्या ये अधिकारी जनहित में नीति निर्धारण कर पाएंगे?
और सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक ढांचे पर आधारित कार्यपालिका में लाए जा रहे ये बदलाव कहीं राष्ट्रपति प्रणाली की ओर ले जाने के लिए अहम कदम तो नहीं है। इसके अलावा तमाम शको शुबहा हैं और किस आधार पर सरकार ये फैसला लेना चाह रही है। सरकार ने अभी तैयारी करने के लिए कहा है इस बाबत, और इस तैयारी के बाद क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है, आज सुनिए सरकार में यही। प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रशासन की जापानी शैली काइजेन को लागू कर सरकार के कामकाज के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। काई मतलब परिवर्तन, जैन मतलब अच्छा। इसके जरिए क्वालिटी, तकनीक, प्रक्रिया, कार्य संस्कृति, प्रोडक्टिविटी, क्षमता और नेतृत्व में सतत सुधार पर जोर दिया जाता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की इस कोशिश में पूरी सरकार अब पीएमओ से चलने लगी है। सभी मंत्रालयों के नौकरशाहों को अपने मंत्री से ज्यादा पीएमओ को रिपोर्ट करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। मंत्री अपनी मर्जी से फैसले लेने को तरस गए हैं या फैसले लेने में डरने लगे हैं। इसी बीच निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को लाकर सरकार में उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव बनाने की तैयारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सैम पित्रोदा जैसे टेक्नोक्रेट को सलाहकार बनाकर विदेश से लाए थे। सैम की तरह और भी कई प्रोफेशनल्स को शासकीय और अर्धशासकीय उपक्रमों से जोड़ा गया था। उस समय बीजेपी ने निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को अहम पद पर बिठाने का जमकर विरोध भी किया था। बाद में यूपीए सरकार ने इन्फोसिस के संस्थापक सदस्य नंदन नीलेकनी को यूआईडी प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया था। तब भी सरकार का फैसला राजनीतिक दलों के गले नहीं उतर पा रहा था। लेकिन अब मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखने वाले मंत्रालयों में निजी क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव्स को उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के पदों पर तैनाती के लिए डीओपीटी यानी कार्मिक प्रशिक्षण विभाग से प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। शुरुआत में ऐसे 40 अफसरों की नियुक्ति की जाएगी। इनकी नियुक्तियां गृह, रक्षा, कार्मिक और कॉर्पोरेट मंत्रालय को छोड़कर अन्य मंत्रालयों में होगी। दरअसल इससे पहले सचिवों की समिति ने सिविल सेवा में दूसरे क्षेत्र के लोगों को लेने की सिफारिश की थी। अब पीएमओ ने निजी क्षेत्र के एग्जीक्यूटिव्स के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविदों को आईएएस ऑफिसरों के बराबर के पदों पर रखने के लिए गाइडलाइन, पात्रता और मानदंड तैयार करने को कहा है। सरकार के इस फैसले से नौकरशाहों के कान खड़े हो गए हैं। उनका मानना है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल का दृष्टिकोण लाभ से प्रेरित होता है, जबकि सिविल सर्वेंट को जनहित में ध्यान में रखकर नीतियों का निर्धारण करना होता है। सरकार निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स के अनुभव और उपलब्धियों को ध्यान में रखकर मेरिट पर भर्ती करने की बात कह रही है। लेकिन जानकारों का कहना है कि ये निजी क्षेत्र के बहाने एक खास विचारधारा से जुड़े लोगों को नौकरशाही में लाने की तैयारी है। सिविल सेवा से आए अधिकारी देश के संविधान और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब बाहर से ला रहे इन प्रोफेशनल अफसरों की जवाबदेही किस तरह निर्धारित होगी? ये दलील दी जा रही है कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र से लाए जाने वाले अधिकारियों की वजह से सिविल सेवा में एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धी माहौल बनेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि लोक सेवा आयोग के बजाय कैबिनेट सेक्रेटरी के जरिए की जाने वाली नियुक्तियां राजनीतिक दबाव में ही होनी है। ऐसे में सिविल सेवा के अधिकारियों को क्या संदेश जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की नियुक्तियां एक बहुत केंद्रीकृत और जटिल व्यवस्था को जन्म देंगी, जिसमें एक विचारधारा, उसके नेता और संगठन के प्रति दायित्व ही सर्वोपरि होगा। कहने को तो देश में संसदीय लोकतंत्र के संवैधानिक ढांचे के तहत ही सरकार होगी, लेकिन असल हित में वो दिखाने भर के रह जाएगी। संविधान के प्रति उत्तरदायित्व और प्रतिबद्धता के बगैर एक ऐसे तंत्र को विकसित किया जा रहा है जिसमें शीर्ष पर तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कार्यपालिका राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। प्रधानमंत्री की कार्यशैली को देखते हुए यही माना जा रहा है कि गुणवत्ता सुधार के बजाय नौकरशाही में अपनी पसंद के लोगों की नियुक्तियों और एक केंद्रीकृत व्यवस्था के निर्माण की कोशिश से ज्यादा ये कदम कुछ नहीं है। वरना अभी तक ऐसे पेशेवरों की नियुक्ति पहले प्लानिंग कमीशन और अब नीति आयोग में होती रही है। खुद प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र के उर्जित पटेल को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया है। इसके बावजूद अब मिडिल लेवल में ऐसी नियुक्तियां राजनीतिक मंशा की ओर इशारा करती हैं। इसीलिए क्वालिटी और परफॉर्मेंस के नाम पर 67,000 से ज्यादा अफसरों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इनमें से बहुत से अधिकारियों को वीआरएस देकर सेवा मुक्त करने की योजना है। भारतीय संविधान में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वो व्यवस्थापिका यानी संसद के नीचे काम करती है। लेकिन ये बदलाव इशारा कर रहे हैं कि व्यवस्थापिका की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। शक्तियों के विकेंद्रीकरण और भागीदारिता ही लोकतंत्र की सच्ची पहचान है। लेकिन सरकार के फैसले लोकतंत्र की इस अवधारणा का समर्थन करते नजर नहीं आते। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन।
उधर दिल्ली सरकार के मंत्रियों के विभागों में आने वाले दिनों में फेरबदल हो सकता है। सरकार दिल्ली को पर्यटन केंद्र के तौर पर पेश करने का खाका तैयार कर रही है और पर्यटन क्षेत्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपी जा सकती है। खबर यह भी है कि पर्यटन सेक्टर के लिए दिल्ली सरकार की कई बड़ी योजनाएं हैं जिनको जल्द से जल्द लागू किया जाना है। डिप्टी सीएम के पास वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है और माना जा रहा है कि उनको इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपे जाने से पर्यटन के लिए बनाई गई योजनाओं को वित्त मंत्रालय से जल्द अप्रूवल भी मिल सकेगा। पर्यटन क्षेत्र की योजनाओं की डिप्टी सीएम सीधी निगरानी भी कर पाएंगे। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल अगले कुछ दिनों में फैसला ले सकते हैं। एक देश एक टैक्स के नारे के साथ इस साल 1 जुलाई से लागू हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी, और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसका नतीजा आना तो बाकी है। लेकिन जीएसटी से देश में खेलों की दशा पर विपरीत असर पड़ना तय लग रहा है। खेल के क्षेत्र में जीएसटी के कारण बढ़ी हुई टैक्स की दरों के खिलाफ हो रहे विरोध के बाद खेल मंत्रालय की नींद अब टूट गई है। खेल सचिव इंजिति श्रीनिवास ने वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर खेल के सामान और खेल सेवाओं पर जीएसटी के चलते लगने वाले भारी भरकम टैक्स को कम करने की गुहार लगाई है। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हसमुख अधिया को लिखे पत्र में खेल सचिव ने आशंका जताई है कि जीएसटी के कारण देश में खेलों पर विपरीत असर पड़ेगा। इससे खेलों के विकास में देश पिछड़ जाएगा। इस चिट्ठी में उन्होंने राजस्व सचिव को याद दिलाया कि इससे पहले वैट कानून के तहत खेल के सामान पर कस्टम ड्यूटी के अलावा 5% टैक्स ही लगता था। कई मामलों में कस्टम ड्यूटी भी माफ होती थी। वित्त मंत्रालय की ओर से हालांकि अब तक इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है, लेकिन जीएसटी के अमल में आने के बाद खेलों से जुड़ी तमाम वस्तुएं 12 से 28% तक के टैक्स के दायरे में आ गई हैं। तो क्या आधार किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है? अब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच पहले इस मामले को तय करेगी। इसके बाद ही आधार से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान में निजता के अधिकार जैसी कोई चीज वैसे नहीं है। भारत सरकार के 19 मंत्रालयों की 90 से ज्यादा योजनाओं के लिए आधार मांगा जा रहा है। इन योजनाओं में मनरेगा, फूड सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी जैसी योजनाएं प्रमुख हैं। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए सरकार ने आधार को अनिवार्य कर दिया है। इसके खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि सरकार और सरकारी एजेंसियों की योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार जरूरी नहीं होना चाहिए। हालांकि एक और याचिका पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार एलपीजी सब्सिडी, जनधन योजना और राशन कार्ड जैसी सुविधाओं के लिए लोगों से आधार मांग सकती है। आधार की अनिवार्यता के खिलाफ याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि 1954 में 8 जजों की बेंच और 1962 में 6 जजों की बेंच ये फैसला सुना चुकी है कि निजता का अधिकार नहीं होता। इस पर 5 जजों की बेंच ने कहा कि पहले ये तय होना जरूरी है कि क्या संविधान के तहत निजता का अधिकार है या नहीं। इसलिए इस मामले को 9 सदस्यों वाली पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। 9 जजों की बेंच कल यानी बुधवार को मामले पर सुनवाई करेगी। इसके बाद ही आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच फैसला सुनाएगी। 5 जजों की बेंच में प्रधान न्यायाधीश JS खेहर, जस्टिस J चेलामेश्वर, जस्टिस AR बोबड़े, जस्टिस TY चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आधार को लेकर निजता के हनन के मुद्दे पर फैसले के लिए मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के सामने भेजा था। 3 जजों की बेंच ने आधार को लेकर अंतरिम रोक संबंधी आदेश जारी करने से भी इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार आधार को कंसंट्रेशन कैंप की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि वो एक जगह से ही सब नागरिकों की गतिविधियों पर नजर रख सके। वहीं अटॉर्नी जनरल ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि ये शब्द सही नहीं है। आधार को लेकर करीब 22 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। पिछले सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ 30 सितंबर तक उन्हें भी मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा था कि जिनके पास आधार नहीं है वो राशन कार्ड, वोटर कार्ड जैसे 10 में से किसी अन्य पहचान पत्र को दिखाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। चलिए और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की।
और आज का दिन क्यों महत्व है हम आपको बता दें। आज के दिन 1857 में ही बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और 18 जुलाई 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली थी। 18 जुलाई 1955 में पहली बार परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली को व्यावसायिक रूप से बेचा गया था और 18 जुलाई 1963 में सीरिया में सैन्य तख्तापलट विफल हो गया था। 18 जुलाई 1980 में पूर्ण रूप से भारत निर्मित उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित की गई थी। और आज हिंदी फिल्म जगत के सुपरस्टार राजेश खन्ना की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2012 में दुनिया को वो अलविदा कहकर चले गए थे। उनका फिल्म आनंद का किरदार, उनका बाबू मोशाय कहने का मीठा अंदाज आज भी हर किसी के दिल में जिंदा है। राजेश खन्ना को रोमांस का सुपरस्टार कहा जाता है। दरअसल बॉलीवुड में सुपरस्टार परंपरा की शुरुआत राजेश खन्ना से ही मानी जाती है। उनके सामने बड़े बड़े सितारों की चमक फीकी पड़ जाती है। वो बॉलीवुड के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्हें देखने के लिए लोगों की कतारें लग जाती थी। एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में, उनका ऐसा रिकॉर्ड है जिसका टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उन्हें दर्जनों अवार्ड मिले। अवार्ड समारोह कोई भी हो, उसमें काका की मौजूदगी से ही महफिल रोशन हुआ करती थी। राजेश खन्ना, जिन्हें पहले जतिन खन्ना के नाम से जाना जाता था, बॉलीवुड में आने के बाद उन्हें अपना नाम बदला, राजेश खन्ना रखा और अपने अभिनय, अपने अदायगी और अपने अंदाज से उन्होंने अपने दर्शकों को खूब लुभाया। राजेश खन्ना की खूबसूरत यादों के साथ आज देश की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।